सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिकर्शन के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको मैं विजुअलाइज करा दूंगा कि क्या होता है रिकर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अ फंक्शन दैट कॉल इट सेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस टेक्निक इज नोन एज रिकर्शन। जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो इसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं और इस टेक्निक को हम रिकर्शन कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कैसा दिखता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। यहाँ पे एक रिकर्स नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जो मैंने मेन फंक्शन से भी कॉल किया है, और जैसे ही मेन फंक्शन से कॉल होता है वह फंक्शन तो कंट्रोल सीधा रिकर्स फंक्शन में चल जाता है। और रिकर्स फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन कॉल हुआ है जिसका नाम है रिकर्स, यानी सेम ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हुआ है, तो इसे कहते हैं रिकर्शन फंक्शन। ये कुछ की पॉइंट है जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसे आप समझ गए तो आप पूरी रिकर्शन समझ जाएंगे। पहली बात, अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू वेयर इट इज कॉल। एक फंक्शन वही वैल्यू रिटर्न करता है जहाँ से कॉल होता है। जैसे ये फंक्शन यहाँ कॉल हुआ, और अगर ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये यहीं पे करेगा। ऐसा ही तब होता है जब रिकर्सिवली फंक्शन कॉल होता है। ये रिकर्स फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, और जब ये अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो ये भी यही वैल्यू रिटर्न करेगा जहाँ से कॉल हुआ है। दूसरी बात, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड देन कंट्रोल गोज टू द फंक्शन। जब भी फंक्शन कॉल होता है तब उसका कंट्रोल सीधा उस फंक्शन पे चला जाता है। ऐसा तब भी होता है जब कोई फंक्शन अपने आप को भी कॉल करे। जब अपने आप को कोई फंक्शन यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल कर रहा है तो वो कंट्रोल भी दोबारा उस फंक्शन पे चला जाएगा, यानी इस फंक्शन की एक और कॉपी बनेगी और कंट्रोल उस पे चला जाएगा। वैसे ही अगर वो जो फंक्शन है यहाँ पे रिकर्सिव, उसमें भी वो कॉल हो रहा होगा तो उस फंक्शन में भी ऐसा कॉपी बनेगा और वहाँ पे वो भी फंक्शन कॉल हो जाएगा। मेरा जो थर्ड पॉइंट है, व्हेन यू कॉल द फंक्शन देन कंपाइलर पुश दिस फंक्शन इज स्टैक। जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं तो कंपाइलर उसे स्टैक में पुश कर देता है। ऐसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे जो मेन फंक्शन को मैंने स्टैक में पुश किया जाता है। अगर आप और भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पे स्टैक में पुश हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे सम किया तो यहाँ पे स्टैक में यहाँ पे सम पुश हो जाएगा। Each recursive call create a new copy of the method in the memory। जितना बार रिकर्सिव फंक्शन ये कॉल होगा उतनी बार इस फंक्शन की कॉपी क्रिएट होगी रैम में। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि जितना बार ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा उतना बार इसकी कॉपी रैम में क्रिएट होगी। तो हमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर समझ पाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो sum3 नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, और sum3 के अंदर भी खुद ये अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी जो सम फंक्शन है वो खुद अपने आप को कॉल कर रहा है कुछ स्टैटिक वैल्यू के साथ। जब ये खुद अपने आप को कॉल करेगा तो क्या होगा बिहाइंड द सीन, जब ये खुद अपने आप को कॉल करेगा तो रैम में पुश होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैक है, स्टैक में यहाँ पे सम पुश होगा। तो जब ये खुद अपने आप को कॉल करेगा कोई वैल्यू के साथ तो ये पुश होगा, और जब पुश होगा तो फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा दोबारा तो फिर से ये सम फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे ही सम फंक्शन कॉल होगा तो फिर से एक मेमोरी बनेगी, नई कॉपी बनेगी इस सम फंक्शन की, और उस फंक्शन का कंट्रोल डायरेक्ट सम से इस सम पे आ जाएगा, और स्टैक में भी ये फंक्शन पुश हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ होता रहता है जब हम फंक्शन कॉल करते जाते हैं, यानी जब यहाँ से मैंने 3 इनपुट करके कॉल किया, अब ये सम फंक्शन ही अपने आप को कॉल कर रहा है। यहाँ पे फिर ये सम फंक्शन कॉल किया अपने आप को, फिर ये सम फंक्शन अपने आप को कॉल किया, फिर ये सम फंक्शन अपने आप को कॉल किया। तो ऐसे ही हर बार कॉल होता जाता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं 3,
वो क्योंकि स्टैटिक वैल्यू है और ना तो चेंज हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है, तो हर बार फंक्शन अपने आप को कॉल करता जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसे इनफाइनाइट कॉल होते जाएंगे। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता जाएगा तो ये इनफाइनाइट कॉल हो जाएगा, क्योंकि जब हम फंक्शन कॉल करते जाते हैं और उसने रोकने का कोई कंडीशन नहीं लगाते या और कोई तरीका नहीं लगाते, तो वो इनफाइनाइट कॉल होता जाएगा, स्टैक में वो पुश होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जो स्टैक की लिमिट है वो ब्रेक हो जाएगी और प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा। इसीलिए जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ जाकर स्टॉप करना है। तो एक तरीका आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हो सकता है अगर हम n की वैल्यू कम कर दें तो फंक्शन 0 पे जाकर रुक जाएगा। मैं आपको वो एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे n-1 इसमें पास किया है, और जब n-1 मैंने इसमें पास किया तो नेक्स्ट टाइम जो फंक्शन कॉल हुआ वो सम ऑफ 2 के लिए कॉल हुआ। उसके बाद फिर ये सम ऑफ 1 के लिए कॉल हुआ, उसके बाद फिर सम ऑफ 0 के लिए कॉल हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैक में मैंने बनाया हुआ है, फिर सम ऑफ 0 के लिए कॉल हो जाएगा। तो वैसे ही जब हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते जाते हैं तो हम ईजियर बना जाते हैं फंक्शन को अपने। जैसे यहाँ पे जो मेरा फंक्शन के अंदर डेटा पास हुआ है वो 3 है, फिर उससे कुछ आसान बनाया, फंक्शन के अंदर डेटा पास हुआ है वो 2 है, फिर उससे आसान बनाया, फंक्शन के अंदर जो डेटा पास हुआ है 1 है, फिर उससे और सिंपलर हुआ, फंक्शन के अंदर जो डेटा पास हुआ है वो 0 है। तो जब हम फंक्शन कॉल करते जाते हैं तो हम डेटा को और ज़्यादा ईजियर यानी फंक्शन को सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ हो रहा है, जैसे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट वर्जन ऑफ फंक्शन में वो सिंपलर होता जा रहा है। लेकिन क्या इस तरीके से इनफाइनाइट कॉल रुकेगा? ऐसा नहीं होगा। जब भी हम इस तरीके से फंक्शन कॉल करेंगे n-1 लगाकर, तो फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो तो सिंपल हो जाएगी, लेकिन इनफाइनाइट कॉल नहीं रुकेगा। यहाँ पे सम ऑफ 0 के बाद फिर सम ऑफ -1 कॉल होगा, -2 कॉल होगा, -3 कॉल होगा, और ऐसे ऐसे फंक्शन बार बार कॉल होने के कारण हमारा स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी और प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगाना होता है ताकि हम इनफाइनाइट कॉल को रोक सकें। अगर हम कोई ना कोई कंडीशन न लगाएं अपने प्रोग्राम में इनफाइनाइट कॉल को रोकने के लिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि स्टैक में हर बार उस फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा और पुश होगा और पूरी की पूरी स्टैक फुल हो जाएगी। मेमोरी फुल होने के कारण हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो हमें लगाना होता है कोई ना कोई कंडीशन। तो कंडीशन कैसे सोचें? कंडीशन लगाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है कि हमें उस फंक्शन को कहाँ रोकना है, यानी किस वैल्यू पे जाकर वो फंक्शन अब कॉल नहीं होना चाहिए, यानी रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया है, इफ़ n = 0। इसका मतलब क्या हुआ? जब n की वैल्यू 0 हो जाए तब ये रिटर्न करो, यानी जब n 0 हो जाए तब हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न करना चाहिए, यानी और कॉल नहीं होना चाहिए, यानी जो सम फंक्शन है वो फिर कॉल नहीं होगा। जो हम कंडीशन लगाते हैं अपने रिकर्सिव फंक्शन में वो कॉल को रोकने के लिए लगाते हैं, क्योंकि जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये फिर रिटर्न स्टेटमेंट चल जाएगा, और जब ये रिटर्न स्टेटमेंट चल जाएगा तो वो जो फंक्शन कॉल हुआ होगा वो रिटर्न हो जाएगा। और जब जानते हैं कि जब फंक्शन रिटर्न होता है तो वो स्टैक से पुश हो जाता है और रिटर्न एग्जैक्ट वहीं पे होगा, यानी जो पिछला फंक्शन है वहीं पर रिटर्न होगा जहाँ से कॉल किया है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेन फंक्शन से कॉल हुआ सम फंक्शन में n की वैल्यू यहाँ पे 3 आई हुई है। अब क्योंकि n इक्वल नहीं है 0 का तो ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये फंक्शन कॉल होगा दोबारा। जब ये सम कॉल होगा तो उससे सिंपलर वर्जन में कॉल होगा, यानी n की वैल्यू 2 के साथ कॉल होगा। जब n की वैल्यू 2 के साथ कॉल होगा तो उस सम फंक्शन को एक और मेमोरी ब्लॉक मिलेगा वहाँ पे रैम में, और वहाँ पे n की वैल्यू 2 आएगी, पास होगी। क्योंकि जो n है वो 0 के इक्वल नहीं है अभी भी, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर से ये सम फंक्शन कॉल होगा, और जब ये सम फंक्शन कॉल होगा तो उससे और सिंपलर वर्जन के साथ कॉल होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 के साथ
ये फिर से सम फंक्शन कॉल होगा, और जब ये सम फंक्शन कॉल होगा तो फिर से ये रैम में मेमोरी लेगा, यानी एक और कॉपी इसकी बनेगी रैम में, और वहीं पे स्टैक में भी पुश हो जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलने के बाद फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इस बार और सिंपलर वर्जन के साथ कॉल होगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू 0 के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे फिर मेमोरी मिलेगी उसको ब्लॉक में, और जैसे ही मेमोरी मिलेगी तो अब n की वैल्यू 0 है, तो n = 0। अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के कारण ये रिटर्न स्टेटमेंट चल जाएगा। जब ये रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा तो हम जानते हैं कि जब फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट चलता है तो उसके नीचे का जो भी लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कंट्रोल रिटर्न हो जाता है। तो ये फंक्शन यहीं से कंट्रोल रिटर्न करेगा, और जब ये फंक्शन कंट्रोल रिटर्न करेगा यहाँ से, ये एग्जैक्ट वहीं पे रिटर्न करेगा जहाँ से ये कॉल हुआ था, यानी ये जो फंक्शन है वो यहाँ से कॉल हुआ था, तो इसका कंट्रोल जो है वो एग्जैक्ट यहीं पे रिटर्न होगा। और उसके बाद ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा ये स्टैक से हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैक से ये फंक्शन पुल भी हो गया, यानी बाहर निकल गया है। तो वही वैसे ही अब जो कंट्रोल है प्रोग्राम में वो इस फंक्शन पे आ जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन रिटर्न कर गया अपने आप में। अब ये फंक्शन के नीचे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये फंक्शन भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और ये फंक्शन भी रिटर्न कर जाएगा। तो जब ये रिटर्न करेगा तो बिल्कुल ये जैसे ही स्टैक से पॉप हो जाएगा, और जो ये कंट्रोल पिछला फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो एग्जैक्ट यहाँ पर रिटर्न करेगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो यहीं से कॉल हुआ था। तो इसके नीचे भी कोई लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं है, तो ये फंक्शन भी अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा और ये भी रिटर्न कर जाएगा। जब ये रिटर्न करेगा तो एग्जैक्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहीं फंक्शन अपनी वैल्यू या कंट्रोल रिटर्न करता है। तो जो ये फंक्शन यहाँ से पॉप हो जाएगा और ये मेमोरी एरिया से भी रिलीज हो जाएगी इसकी, और ये यहाँ पे कंट्रोल रिटर्न करेगा। और जब यहाँ पे कंट्रोल रिटर्न करेगा तो सेम एज जैसा कि पिछले फंक्शन में रिटर्न करता है, कोई भी लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, वैसे ही यहाँ पे ये भी फंक्शन जो है अपना एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करेगा और ये भी रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पे कंट्रोल इसका मेन फंक्शन पे जाएगा, यानी जो मेन फंक्शन है जहाँ से ये कॉल हुआ था सम फंक्शन, वहाँ पे कंट्रोल जाएगा, यहाँ पे जैसा कि सम फंक्शन में आ चुका है। उसके नीचे उसके बाद जो भी लाइन लिखा हुआ है मेन फंक्शन में, उसके बाद एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी लाइन लिखा हुआ है मेन फंक्शन में उसके बाद 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आइए सबसे पहले के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे एक सम ऑफ नंबर का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, यानी मैं एक नंबर इनपुट दूंगा इस सम फंक्शन को, और ये जो सम फंक्शन है वो रिकर्सिवली कॉल होकर और नंबर को ऐड करेगा। सबसे पहले तो ये रिकर्सिव कॉल होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर आ रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे नंबर 3 आ रहा है, 3 + 2 + 1 ये हमें ऐड होकर रिज़ल्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो 6 है, ये रिज़ल्ट हमें आना चाहिए। तो ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब भी हमारा फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू सिंपलर होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पहले 3 के लिए कॉल होगा, उसके बाद 2 के लिए कॉल होगा, उसके बाद 1 के लिए कॉल होगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इस फंक्शन को कॉल करना है दोबारा। जैसे मैंने यहाँ पे सम n-1, अब क्या होगा यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एक सेपरेट कॉपी इसकी मेमोरी में बनेगी, और सेपरेट कॉपी में बनने के कारण n-1 यानी अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 2 पास हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो उसे एक सेपरेट मेमोरी मिलती है, और अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उससे सिंपलर वैल्यू के साथ कॉल करें, ताकि इनफाइनाइट लूप में न फंसे फंक्शन। वैसे ही जो वो कॉपी होगी वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगी। यहाँ पे n-1 है उसमें भी होगा, वो n-1 n की वैल्यू को एक और डिक्रीज करेगा और 1 के साथ कॉल होगा। उसके बाद जो वो फंक्शन की कॉपी होगी, यानी जो थर्ड टाइम जो कॉपी बनी होगी, उसके अंदर भी ऐसा ही कोड लिखा हुआ होगा। उसके बाद
वो फंक्शन सम को कॉल करेगा, और वो जो फंक्शन सम करेगा वो 0 के साथ करेगा, उसके बाद वैसे ही -1 -2 तो वैसे ही कॉल होता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट कॉल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे फंक्शन कॉल को रोकना होगा, जो इनफाइनाइट फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं उसे रोकना होगा। तो रोकने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम लगाते हैं कंडीशन, यानी इफ़ अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करो, सिंपली 0 रिटर्न करो, क्योंकि n की वैल्यू 0 के बराबर हो गई है तो 0 रिटर्न होना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि n डिक्रीज होते होते 0 आ जाएगा, और जब n की वैल्यू 0 होगा उसके लिए फंक्शन ये कॉल होगा, तब यहाँ पे इफ़ n = 0 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और वो जो फंक्शन जो कॉल हुआ होगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ और n की वैल्यू यहाँ पर 0 आई, तो ये लास्ट टाइम जब 0 के लिए कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा 0। जब ये रिटर्न करेगा 0 तो इसमें हम करेंगे ऐड n। अब n ऐड करने से क्या होगा, यानी जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0 लास्ट कॉपी से, उसके बाद जो n की वैल्यू होगी, अभी मान लीजिए n की वैल्यू 1 के लिए यहाँ से कॉल हुआ है, n की वैल्यू 1 के लिए कॉल हुआ है, तो यहाँ पे 0 + 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद हम इसे भी रिटर्न करेंगे। इसे रिटर्न करने से क्या होगा, जैसे ही बार बार ये फंक्शन की कॉपी बनेगी वहाँ पे रैम में, और ये लास्ट टाइम जब 0 के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ होगा तो ये रिटर्न करेगा, क्योंकि 0। तो अब जो ये रिटर्न करेगा 0, तो मैं जो प्रीवियस फंक्शन है, यानी जो उससे पिछले वाला फंक्शन में n की वैल्यू के साथ ऐड करके इसे रिटर्न कर रहा हूँ। तो n की वैल्यू 0 और सम फंक्शन दोनों ऐड होंगे और रिटर्न होंगे, और जैसे ही रिटर्न होगा तो वो उससे थोड़ा हायर ऑर्डर पे आ जाएगा, यानी जो 2 के लिए यहाँ पे कॉल हुआ होगा उस लेवल ऑफ फंक्शन पे आ जाएगा। उस पर भी फंक्शन की कंट्रोल यहीं पे आएगा, क्योंकि यहीं से फंक्शन कॉल हुआ है। जैसे ही वो फंक्शन का कंट्रोल यहाँ पे आएगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक और इसका कॉपी बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये 2 के लिए कॉल हुआ, यहाँ से 1 के लिए कॉल हुआ। एक और कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे 0 के लिए कॉल हुआ। ऐसे बस एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 के लिए कॉल हुआ फंक्शन, फिर यहाँ से 1 के लिए कॉल हुआ, फिर यहाँ से 0 के लिए कॉल हुआ। अब जो 0 के लिए फंक्शन कॉल हुआ, तो क्योंकि ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ये रिटर्न करेगा। जो रिटर्न करेगा वो कहाँ पे करेगा, वो रिटर्न करेगा यहाँ जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, क्योंकि इस बार n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये जो रिटर्न करेगा वो इस सम फंक्शन के पास रिटर्न करेगा, क्योंकि इस बार जो n की वैल्यू है वो 0 के लिए कॉल हुआ था फंक्शन, तो वो 0 + n, यानी जो n की वैल्यू है, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ये रिटर्न हो जाएगा। अब ये रिटर्न होने के बाद कंट्रोल दोबारा वहीं से जाएगा। सबसे पहले ये फंक्शन पॉप हो जाएगा और कंट्रोल वहाँ पे आ जाएगा जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 2 थी, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 2 थी, तो ये दोनों वैल्यू ऐड होंगे, और फिर क्योंकि इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं लिखा हुआ है तो ये भी फंक्शन पॉप हो जाएगा, यानी इसका टास्क कंप्लीट हुआ और ये फंक्शन बाहर निकल गया। और जब फिर आएगा यहाँ पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, तो ये फंक्शन सम यहाँ से कॉल हुआ था, तो वो कंट्रोल यहीं पे रिटर्न करेगा। उसके बाद जो ये नंबर है 2 और ये जो फंक्शन रिटर्न किया ऊपर से 3, वो ऐड होगा। ऐड होने के बाद जो भी वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, यानी कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ से ये और कॉल हुआ होगा, यानी जो सम फंक्शन है वो मेन फंक्शन से कॉल हुआ है, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी रिटर्न हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता जाता है जब हम रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल रिकर्सिव फंक्शन का, जहाँ पे एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। सबसे पहले मैं इस सम की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊंगा, उसके बाद और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को लिख देता हूँ। ये फंक्शन
कॉल भी होगा और जो ये रिटर्न करेगा यानी लास्ट टाइम यहाँ पे जो रिटर्न होगा जो वैल्यू वो प्रिंट करेगा। ये थोड़ा सा सिंटेक्चुअली जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, जैसा कि आप देख सकते हैं 15 आ गए, क्योंकि 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐसा आप जोड़ सकते हैं। और जब ये 0 हुई n की वैल्यू तो यहाँ से रिटर्न होगा। तो सबसे पहले ये कॉल हुआ होगा 5 के लिए, 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए। अब जैसे ही क्योंकि n की वैल्यू 0 हुई तो ये रिटर्न हो गया होगा। ये रिटर्न होने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे 0 और 1 ऐड हुआ होगा। क्योंकि यहाँ के बाद कोई लाइन नहीं लिखा हुआ है तो ये कंट्रोल भी रिटर्न हुआ होगा और यहाँ पे आया होगा। तो वैसे ही हर बार फंक्शन रिटर्न होता जाएगा और सारे वैल्यू ऐड होते जाएंगे, और जो भी वैल्यू ऐड होंगे लास्ट में ये रिटर्न करेगा मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन उस वैल्यू को भी यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा है। तब प्रॉब्लम ये आता है कि हम सोचे कैसे कि कहाँ पे हमें रोकना है। जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसे सिंपलर वर्जन के लिए कॉल करना चाहिए। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली और उसे सिंपलर वर्जन के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शन है वो सिंपलर नहीं हो रहा है तो वो लूप बनेगा एक तरीके का, यानी क्योंकि सिंपलर हो नहीं रहा और हम कंडीशन भी नहीं लगा सकते कि कहाँ पे जाकर रुकना है। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उससे सिंपलर वर्जन के लिए करेंगे। दूसरी बात, हम ये एज्यूम करेंगे कि जो हम फंक्शन कॉल करने वाले हैं वो लास्ट कौन से नंबर पे कॉल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि मेरा जो n की वैल्यू कोई भी हो, लेकिन जो लास्ट टाइम जो ये फंक्शन कॉल हो, यानी जब n की वैल्यू 20 हो, 30 हो या कुछ भी हो, लेकिन जब ये हर बार फंक्शन कॉल करे तो ये डिक्रीज करता जा रहा है 19, 18, वैसे ही 17, 16, 15। लेकिन जब ये एक टाइम ऐसा आए जब n की वैल्यू 0 हो, तब हमें इस फंक्शन को कॉल नहीं करना। इसीलिए हमें एक ऐसा केस सोचना होता है जिससे हमें फंक्शन को रिटर्न करना है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा केस सोचा 0। जैसे ही इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, लास्ट बार ये फंक्शन 1 के लिए कॉल होगा, फिर 0 के लिए कॉल होगा, तो वैसे ही हमें कंट्रोल रिटर्न कर देना है। जैसे ही हम 0 पे कंट्रोल रिटर्न करेंगे तो वो कंट्रोल वहीं रिटर्न होगा जहाँ से ये 0 के लिए कॉल हुआ था, और जो ये रिटर्न होगा तो उसके बाद भी अगर हमें कुछ और लाइन ऑफ कोड लिखने हैं, प्रिंट कराने हैं, तो वो हमें यहाँ पे जो भी करने हैं वो करके और फिर यहाँ पे रिटर्न कर देना होगा। तो ये है कुछ सिंपल एग्जांपल रिकर्शन का। और रिकर्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्योंकि बिगिनर्स को ये चीज़ें समझ नहीं आती जल्दी। हम ये बिहाइंड द सीन नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो बिहाइंड द सीन है वो स्टैक में पुश होता जाता है फंक्शन, और हर बार अपने जो फंक्शन है वो सिंपलर वर्जन के लिए कॉल हमें करना चाहिए। जैसे ही सिंपलर वर्जन के लिए कॉल करते हैं तो वैसे ही जो फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी सिंपल होती है, और हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर इस सिंपलर वर्जन के लिए लास्ट टाइम फंक्शन कॉल हो तो वहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करनी है, यानी कंट्रोल और वैल्यू दोनों रिटर्न करनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम सिंपल वर्जन के लिए फंक्शन कॉल करते हैं, कैसे हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, इसका एडवांटेज क्या है। बड़े बड़े प्रॉब्लम जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं और हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिल रहा हो जहाँ पे दिख रहा हो कि जो पिछला फंक्शन कॉल हो रहा है उसे सिंपलर कॉल हो रहा है, तो वैसे में हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, जो काम हम रिकर्शन से कर सकते हैं वो काम हम लूप से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर हमें कोई इसी तरह का लॉजिक लगाना है तो हमें रिकर्शन से भी लगाना होगा, हम सेम काम को लूप से भी कर सकते हैं। तीसरी बात, रिकर्शन जब भी कॉल होता है तब एक नया ब्लॉक यानी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है रैम में। तो इसीलिए हमें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने चाहिए रिकर्शन से जिसमें ज़्यादा कॉल्स ना हो रहे हों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो हायर वैल्यू से कॉल कर रहे हैं और वो फंक्शन
अंदर ही 2-3 बार अपने आप को कॉल कर ले रहा है, तो वैसे में हमारा जो स्टैक का मेमोरी है वो फुल होता है और हमारा प्रोग्राम क्रैश होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए जब भी हम रिकर्शन लगाएं तो ऐसे फंक्शन पे लगाएं जो सिंपलर होता जाता है जल्दी से जल्दी। बेस केस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बेस केस नहीं लगाते तब जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट कॉल होता जाता है। जब ये इनफाइनाइट कॉल होता जाएगा यानी बेस केस नहीं है तो ये कोई रिटर्न कभी चलेगा ही नहीं, और जब ये रिटर्न नहीं चलेगा तो बार बार अपने आप को कॉल करके जो स्टैक की लिमिट है वो फुल हो जाएगी और प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सोचना पड़ता है बेस केस कि लास्ट बार हम कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन को रिटर्न करना चाहते हैं। यानी जब ये फंक्शन 0 के लिए कॉल हो लास्ट बार, ऐसे सोचना होता है। जब ये फंक्शन 0 के लिए लास्ट बार कॉल हो तब हमें उससे फर्दर आगे कॉल नहीं करना, उसके बाद हमें रिटर्न कर देना है उस कॉल को। तो वैसे हमें सोचना होता है बेस केस। ये चीज़ आपको तब बेहतर क्लियर होंगी जब आप सम फंक्शन बनाकर खुद रन करें और ट्राई रन करें, कॉपी पे चेक करें, ट्रेस करें कि कैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ तो वैसे ही इस फंक्शन की एक और कॉपी बनाए अपने कॉपी पे और कंट्रोल सीधा वहाँ से यहाँ पे ले जाए। उसके अंदर भी ये बेस केस चेक करें, उसके बाद भी वहाँ पे आप उस फंक्शन को कॉल करें और जैसे ही वो फंक्शन कॉल हो रहा है उस फंक्शन की कॉपी बनाएं। ऐसा आपको ट्रेस करना होगा कॉपी पे, क्योंकि जब आप ट्रेस करते हैं प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन तब आपको समझ में आता है कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। तो वैसे ही आपको ट्रेस करना होगा ताकि आप क्लियर समझ सकें कि जो ये सम फंक्शन है वो कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया कि कैसे ये इंटरनली रिकर्शन वर्क करता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।